प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। एलिमिनेशन को कभी कभी हम हिंदी में विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें कंपाउंड से कुछ एटम या ग्रुप हटाए जाएंगे, निकाले जाएंगे और कंपाउंड के अंदर फाइनली पाई बॉन्ड बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है, जैसे एल्किलाइड्स में रिएक्शन होती है, इसके अलावा अल्कोहल में रिएक्शन होती है। तो लेट अस स्टार्ट। ये हमने सामने कुछ एग्जांपल बना रखा है, देखिए। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, H है, L है। L मतलब लिविंग ग्रुप, ये हटने वाला एक ग्रुप होता है। इसका जनरल सिंबल हम लोग L लगा देते हैं। यहाँ पे OH हो सकता है, X यानी हैलोजन हो सकता है। और ये दोनों हट जाने के बाद HL हटने के बाद यहाँ एक बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका एक सिंपल हमने ये जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, केवल एलिमिनेशन का एग्जांपल है। अब देखिए ये एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है, जैसे SN1 SN2 आपने डिस्कस किया था, पढ़ा था, उसी तरह E1 और E2 के नाम से होती है। काफ़ी कुछ ये एक दूसरे से मिलते जुलते रिएक्शंस है, बट फाइनली प्रोडक्ट जो है अलग तरह का बन जाता है। तो चलते देखते हैं। E1 बिल्कुल SN1 की तरह यूनिमॉलिकुलर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, और ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। और इसका रेट जो है सब स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले ये जो सब स्टेट है, इसमें से L माइनस यहाँ से निकल जाता है। L माइनस हटने के बाद यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन है। अगला स्टेप इसका सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से पता लगता है कि एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसमें से क्या होता है, किसी बेस के बारे में जानते हैं, लेविस बेस के बारे में या ब्रोस्टेड बेस के बारे में जानते हैं। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बगल के कार्बन से H+ को यहाँ से निकाल देते हैं। ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है, डबल बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। आप जानते हैं ना, बेस प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। तो असल में जो सेकेंड स्टेप है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कार्बोकैटायन के बगल से H+ निकलता है। फाइनली अगर ये SN2 की तरह E2 होता है, अगर हम E2 एलिमिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। अगर E2 एलिमिनेशन हम पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इसमें यूनिमॉलिकुलर नहीं बल्कि हम इसको बाईमॉलिकुलर कहेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं बल्कि सेकेंड ऑर्डर होता है, और ये 2 स्टेप में नहीं बल्कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरी हो जाती है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका रेट सब स्टेट के साथ साथ बेस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और ये जो आपने 2 स्टेप में ये दिखाया हुआ है, ये 2 स्टेप में नहीं बल्कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरी हो जाती है। यहाँ से ये इसी स्टेप में हट जाएगा, दोनों का हटना एक साथ होता है। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, और इसमें L माइनस के साथ साथ निकल जाता है H+। तो दोनों में डिफरेंसेस बिल्कुल उसी तरह के दिखाई देगा जैसे SN1 और SN2 में हो रहा था। तो ये तो E1 और E2 की बात हो गई। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे हमने कहा कि L की जगह OH लग सकता है, X लग सकता है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और NCERT मेंशन किया, आपको बता देते हैं। इस एलिमिनेशन का कुछ स्पेशल नाम भी है। तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है, इस पोजीशन को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, और इसके बाद की जो पोजीशन होगा उसको हम बीटा कहेंगे। असल में हाइड्रोजन कहाँ से हटता है उस आधार पे इस रिएक्शन का नाम भी रखा हुआ है। L के अलावा इस कार्बन को अल्फ़ा हम नाम दे रहे हैं, इसके बाद को बीटा कह रहे हैं, इस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कह सकते हैं। और इसी पोजीशन के आधार पे इस रिएक्शन का नाम सिर्फ एलिमिनेशन नहीं बल्कि हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन के बारे में। बीटा ध्यान रखिए, जहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है, जहाँ पे ये L लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद वाला पोजीशन बीटा होता है। यहीं से हाइड्रोजन को हटाते हैं हम लोग, H+ को हटाते हैं, ये पोजीशन बीटा हाइड्रोजन होती है। तो इस एलिमिनेशन का नाम वैसे बीटा एलिमिनेशन का नाम आप रख सकते हैं। सामने जो भी एग्जाम्पल है, यह बीटा एलिमिनेशन इसको कहा जा सकता है। तो ये तो E1 और E2 की बात हो गई। अब हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल OH लगाकर, जिसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो देखिए जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है, ये अपने आप नहीं होता बल्कि इसके लिए हम हीट करते हैं। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो ध्यान रखिए प्रोटिक एसिड्स इसके लिए मिलाते हैं हम लोग।
प्रोटिक एसिड्स में हम H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, H3PO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ कैटलिस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन को करने के लिए। कैटलिस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल कर सकते हैं या एलुमिना के द्वारा भी डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। तो ये कैटलिस्ट या रिएजेंट आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। CH2OH और देखिए एरो बनाकर इनमें से कोई भी एक दे सकता है और जनरली H2SO4 या H3PO4 नहीं लिखा जाता है, एग्जाम वगैरह में खाली H+ लगाकर या हीट का सिंबल बना देता है सिर्फ। तो यानी इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। फाइनली यहाँ से वाटर का रिमूवल, यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। लेकिन ये रिएक्शन देखने में तो बड़ी आसान है, बट ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होती। स्टेप वाइज देखिए ये रिएक्शन होती कैसे है। तो चलिए थोड़ा सा हम मैकेनिज्म की बात कर लें। मैकेनिज्म आप देख लीजिए। CH2O और H, सबसे पहले ये H+ आके इसमें ऐड होता है। जैसा कि आप जानते हैं H+ को प्रोटॉन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये आके इस पे अटैक कर देता है H+ पे। आप जानते हैं ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। OH के साथ जुड़ जाएगा। डोनर पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। इसके बाद एक फिगर बनता है इस तरह का, देखिए CH2H CH2OH H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये वास्तव में अभी जो हुआ है ये इंटरमीडिएट नहीं बनाया गया। असल में होता क्या, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, अपने आप नहीं टूटता। ये H+ जोड़ कर ही उसके बाद ही इसको तोड़ पाते हैं हम लोग। H+ का जो जुड़ना है यह स्टेप कहलाता है प्रोटोनेशन और इस एल्कोहल को हम नाम देते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। और इस आयन का एक स्पेशल नाम है, इस आयन को हम कभी कभी ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। अब देखिए ये होने के बाद फिर हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है आसानी से अब, और ये इस तरह से ब्रेक होता है क्योंकि हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम कार्बोकैटायन यहाँ बना लेंगे HCH2 प्लस, यहाँ से माइनस वाटर। और आप जानते हैं फाइनली किसी बेस के प्रेजेंस में यहाँ से H+ हट जाएगा, ये बॉन्ड घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन देख रहे हैं किस तरह से प्रोसीड हो रही है, डायरेक्टली नहीं हो रही है। पहली बात तो एल्कोहल को हीट करना पड़ता है और जैसा कि ये प्रोटिक एसिड्स लिखा हुआ है, प्रोटॉन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जाके इस पर अटैच हो जाता है। इस स्टेप का नाम प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। तो अगर सवाल आता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में प्रारंभिक पद में क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहले एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है। यह स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्सोनियम आयन। बाद में हम लोग इसमें से H2O माइनस करके जैसा कार्बोकैटायन बना दिया गया है और फिर H+ किसी बेस के प्रेजेंस में हटेगा और फाइनली एल्कीन प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए ये तो मैकेनिज्म हो गई। चलिए कुछ और एग्जांपल बताते हैं इसमें। हाँ, ये ध्यान रखिए जितने भी ये स्टेप्स होते हैं सारे रिवर्सिबल होते हैं। ये ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है, जितने भी स्टेप्स होते हैं ये सारे रिवर्सिबल होते हैं। चूँकि एल्कीन स्टेबल होता है इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है और एल्कीन प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन याद रखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के जो मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं सारे ही रिवर्सिबल होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसके अलावा, वो देखिए। तो कुछ ये सामने एग्जाम्पल है एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन किया जा रहा है, वो देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, OH के बाद H यहाँ से कहीं से हटाइए, सिमेट्रिकल है, यहाँ से हटाया हमने, एल्कीन बन गया। सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें हम डबल बॉन्ड इसका ध्यान रखेंगे और कॉन्जुगेशन में बनाएंगे क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। लेफ्ट में नहीं राइट में हम डबल बॉन्ड बनाएंगे वाटर निकालने के बाद। ये फिगर है जिसमें आप देख लीजिए, इसमें OH के साथ H यहाँ पे होगा, वहाँ से हटा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है। OH के साथ यहाँ से हट सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है। तो दोनों तरफ चांस इसमें बन सकते हैं, इसीलिए इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। और आप जानते हैं ये मेज़र बनेगा क्योंकि स्टेबल है, इसकी मात्रा ज़्यादा बनेगी। एक एग्जाम्पल ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखिए, अलग से हम बता रहे हैं इसको। अगर इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है सपोज करिए कंडीशंस में, तो देखिए इसमें भी दो प्रोडक्ट बनने के चांस है। हम डायरेक्ट बना सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं, यहाँ H लगा होगा डबल बॉन्ड। लेकिन
आप जानते हैं डबल बॉन्ड ये अंदर अगर बन जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा रिंग के अंदर। इसके लिए इसमें से क्या करना होगा, OH को हटाना होगा, कार्बोकेटायन बनाना होगा, प्राइमरी आएगा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे टर्शरी में, और टर्शरी के बाद फिर हम H यहाँ से हटाकर अंदर डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें प्रोडक्ट दो बनने वाला है, एक मेजर और एक माइनर। यहाँ वाला माइनर होगा और यहाँ वाला मेजर होगा। तो इस रिएक्शन का दो प्रोडक्ट है, देख सकते हैं, मेजर और माइनर। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, आप समझ सकते हैं। OH से हटने के बाद कार्बोकेटायन आएगा, फिर हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे जिसमें प्राइमरी को ले जाएंगे टर्शरी में, और टर्शरी के बाद फिर अंदर डबल बॉन्ड डाल देंगे। ये मेजर है। तो एग्ज़ाम में ये बनाना नहीं होता है, एग्ज़ाम में ये सारे बने होते हैं, देखना होता है कौन सा सही प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आता है डिहाइड्रेशन ऑर्डर कैसे बनता है एल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑर्डर, तो डिहाइड्रेशन ऑर्डर अलग अलग एल्कोहल का अलग अलग होता है। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता दूं। एल्कोहल जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम डिग्री वाइज बात करें तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल बात आपको बता दें। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो देख लीजिए। टर्शरी एल्कोहल हो तो हम देखते हैं कि उसका डिहाइड्रेशन बहुत ही कम टेम्परेचर पे हो जाता है, 80-90 डिग्री पे। सेकेंडरी एल्कोहल हो तो डिहाइड्रेशन होने में टेम्परेचर 120-130 लगता है। प्राइमरी में 180, 190, 200 तक लगता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट डाटा थोड़ा सा देखा जाए, कंडीशन देखा जाए, सबसे माइल्ड कंडीशन, सबसे जो हल्की कंडीशन है रिएक्शन की वो टर्शरी के साथ है, क्योंकि टेम्परेचर कम लग रहा है, आसानी से डिहाइड्रेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टर्शरी का डिहाइड्रेशन आसानी से होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसका बना दूं। देखिए टर्शरी एल्कोहल आपका ये है, इसका डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होगा। उसके बाद ये सेकेंडरी एल्कोहल है और सबसे लास्ट में प्राइमरी एल्कोहल। तो एक्सपेरिमेंटल बातें हैं ये ऑर्डर के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के हिसाब से। लेकिन आपको एक और कंसेप्ट मैं बता दूं, इसको हीट किया जाए प्रोटिक एसिड के साथ, इसका प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। डिहाइड्रेट किया हमने, इसका डिहाइड्रेशन किया जाए, एसिड के साथ मिला के हीट किया जाए तो डबल बॉन्ड आप यहाँ या यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका प्रोडक्ट देखा जाए और इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो आप जानते हैं यह वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, एल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे हैं। अब सुनिए कॉन्सेप्ट इसका। उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होता है, जल्दी होता है, जिससे बनने वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। इससे बनने वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, इससे बनने वाली एल्कीन कम स्टेबल है। उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, ईजिली होता है, माइल्ड कंडीशन में होता है, जिससे बनने वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसकी एल्कीन आपके सामने बनी है जो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल चीज़ आप वैसे भी जानते हैं बहुत ईजिली बन जाती है, आसानी से बन जाती है, कम टेम्परेचर पे बन जाती है। तो हम कहेंगे ये जल्दी डिहाइड्रेट होगा और ये देर से डिहाइड्रेट होगा। तो एक जनरल ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए डिहाइड्रेशन का, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। याद रखिए ऑर्डर E1 और E2 दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि E1 के लिए ऑर्डर अलग होगा, E2 के लिए अलग होगा। ये बात अलग है कि टर्शरी होगा तो इसका एलिमिनेशन E1 से ज़्यादा होने के चांस होंगे, और प्राइमरी होगा तो E2 से होने के चांस होंगे। लेकिन ऑर्डर यही होता है 3 to 1, क्योंकि टेम्परेचर का स्केल जो बताता है कि इसकी कंडीशन माइल्ड होती है। और देखिए इस तरह के एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन के।
तो ये कुछ और एग्जांपल है डिहाइड्रेशन के, वो देख लीजिए। इनमें हम ऑर्डर आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए, इसका जो एल्कीन बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जो कि बेंजीन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, जल्दी बनेगा। इसका एल्कीन जो बनेगा, एक डबल बॉन्ड और आएगा, 2 पाई में कॉन्जुगेशन। इसका डिहाइड्रेशन होगा तो 1 पाई बॉन्ड। तो इनके द्वारा जो अलग अलग एल्कीन्स बनाए जाएंगे, इसकी जो एल्कीन बनेगी बेंजीन, जो कि एरोमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लगता है कि इसका डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होने वाला है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। और ये तो अल्कोहल है ही नहीं, बल्कि फिनॉल है। फिनॉल का डिहाइड्रेशन नहीं होता, तो इसका डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है, ये तो अल्कोहल है ही नहीं, नो डिहाइड्रेशन। फ़िलहाल इन तीनों में ऑर्डर अगर हम बनाएं तो ये ऑर्डर होना चाहिए। अब देखिए, जो बाकी 3 और एग्जांपल्स हैं, इसके आधार पे देखा जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। जैसा आपने पढ़ा, सेकेंडरी का आसानी से होता है प्राइमरी की तुलना में। लेकिन पहला वाला जो है, आप देख सकते हैं, इसमें जब हम डिहाइड्रेट करेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट में, और इस प्रोडक्ट में आप जानते हैं दोनों पाई के बीच आपस में कॉन्जुगेशन होगा, जो बाकी दोनों के प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो इसकी जो एल्कीन बनने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों की तुलना में। तो ऑर्डर बन गया डिहाइड्रेशन का। अब देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें हम डिहाइड्रेशन से रिलेटेड बताऊंगा कि अगर बीटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होता है। तो देखिए, डिहाइड्रेशन के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो बीटा कार्बन पे तो उसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होता है। देखिए, जैसा हमने बोला था, OH जहाँ पे अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन है, ये पोजीशन बीटा होगी। और यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाए, जैसा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होता है। डबल बॉन्ड यहाँ हमने बना दिया, देख लीजिए। तो ध्यान रखिए, बीटा वाले कार्बन पे आगे का ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। जैसे देखिए, ये बीटा कार्बन है और ये ग्रुप कह सकते हैं, ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होता है, ईजिली होता है। आसानी से इसको हम एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CO और CH3। तो ये ग्रुप आप अच्छे से पहचान रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये बीटा पोजीशन पे होता है तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होता है कंपैरेटिवली। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं इसी के आधार पे। जैसे कि ये अल्कोहल है, देख लीजिए, या एक अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल ये है। अगर इन तीनों की तुलना किया जाए, डिहाइड्रेशन ऑर्डर कंपेयर किया जाए, तो देख सकते हैं यहाँ पर CO लगा है, CO के हिसाब से ये कार्बन अल्फ़ा है और ये वाला बीटा है। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बीटा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होगा। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप बीटा पे नहीं बल्कि अल्फ़ा पे लगा है, इसका उससे कम होता है। और इसमें तो आप जानते हैं प्रोडक्ट में केवल एक डबल बॉन्ड बनेगा, कम स्टेबल बनेगा। इसमें आप जानते हैं डिहाइड्रेशन किया जाए तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा जो कि पाई और पाई में कॉन्जुगेशन करेगा। इसमें भी डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, पाई और पाई में कॉन्जुगेशन करेगा। लेकिन इसका हम सबसे आसानी से कहेंगे क्योंकि इसमें बीटा पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये डिहाइड्रेशन का ऑर्डर हो गया तीनों अलग अलग एल्कोहल का। तो ये तो रहा डिहाइड्रेशन ऑर्डर के लिए। अब हम फेमस रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो दूसरी जो एलिमिनेशन रिएक्शन थी वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन थी। और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है ये डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहली KOH। ध्यान रखिए, एल्कोहली KOH यानी KOH और एल्कोहल का सोल्यूशन होता है। KOH कभी कभी एग्जाम में KOH और यहाँ पर इथेनॉल लिख देता है, हालांकि इसकी जगह पे आप चाहें तो KNH2 यूज़ कर सकते हैं, NaNH2 भी यूज़ कर सकते हैं, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। और आपके पेपर में इस पे सवाल आया था, बहुत अच्छा इस बार वो सवाल हम लोग करने वाले हैं, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। CH2H, CH2Br,
एल्कोहलिक KOH हीट करेंगे हम यहाँ पे, HBr का रिमूवल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एलिमिनेशन आसानी से आप पहचान रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, अल्फा पे ये लगा हुआ है, इसके बाद ये बीटा है। जैसा हमने शुरू में बताया था, इस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन हटता है, बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए आपके पेपर में नीट में ये क्वेश्चन आया था, इस कंपाउंड को आप पहचानते हैं, 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इसका अगर हम एलिमिनेशन करते हैं तो यही आपके पेपर में आया था, रिएक्शन नहीं आई थी, कुछ नाम पूछा गया था। तो देखिए इसमें अगर हम अल्फ़ा इस कार्बन को रख देते हैं तो आप जानते हैं इसके बगल में ये बीटा पोजीशन है, इसके बगल में ये बीटा पोजीशन है। इसमें एलिमिनेशन दोनों तरफ से दिख रहा है कि हम हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं। लगता है कि इसमें प्रोडक्ट एक नहीं 2 बनने वाला है। एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा HBr हटा के, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और ये प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। इनमें से आप जानते हैं अगर इसका नाम दिया जाए तो 2 पेंटीन है और इसका नाम 1 पेंटीन है। तो मेजर माइनर की बात आप अच्छे से जानते हैं, पेंटोइन ज़्यादा स्टेबल होती है, पेंटोइन ज़्यादा बनेगी, पेंटवानिन कम बनेगी, ये आपको पता ही है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट, इसको कह सकते हैं माइनर। अब देखिए NCERT में एक डाटा दिया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 81% बन जाता है पहला वाला, और ये 19% बनता है। अब देखिए ये रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंट से ये डाटा हमने लिख दिया है, बाकी आप मेजर माइनर तो इन दोनों की स्टेबिलिटी से भी बता सकते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा बनता है। लेकिन इसके लिए एक साइंटिस्ट ने, रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके इसके लिए उन्होंने एक रूल बना दिया। उन साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर ज़ेटसेव। अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, इन्होंने इस रिएक्शन पे काफ़ी रिसर्च किया। हालांकि इनका नाम बाद में इस नाम से भी पुकारा जाने लगा, सेडजेव भी कहते हैं, अलेक्जेंडर ज़ेटसेव। तो इन्होंने इस रिएक्शन के बारे में, मेजर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया था कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो पहले मैं सीधा सीधा सेंटेंस बता दूं। इन्होंने कहा था जब भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया जाता है तो इसका मेजर प्रोडक्ट, बल्कि आप कह सकते हैं प्रिंसिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं, चीफ प्रोडक्ट कह सकते हैं, कैसे बनता है। तो इन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन हटने के बाद वहाँ से बीटा हाइड्रोजन हटाइए जहाँ पे उसकी संख्या पहले से कम हो, यानी कि मेजर के लिए यहाँ से तो H हटेगा, यहाँ से तो Br हटेगा, लेकिन H हम यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हटा सकते हैं। बट सेडजेव के हिसाब से यहाँ से हटना चाहिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसके हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये सेडजेव रूल कह सकते हैं इसको। अलेक्जेंडर ज़ेटसेव साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये नियम दिया था कि हाइड्रोजन के साथ, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन वहाँ से हटाइए अगल बगल में जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, इनके हिसाब से यहाँ से हटना चाहिए, जिससे मेजर प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आसानी से आप देख सकते हैं ये रिएक्शन किस आधार पे हुई है। आपके NCERT में भी है और नीट 21 के पेपर में आया था कि 2 ब्रोमोपेंटेन का डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया जाए तो 2 पेंटेन मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? तो आपका आंसर होगा सेडजेव रूल। ये नीट 21 के पेपर का सवाल है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑर्डर। देखिए इसमें ऑर्डर कुछ नया नहीं है, ऑर्डर बिल्कुल पहले की तरह है।
बिल्कुल उसी तरह से ऑर्डर बनेगा जैसे अल्कोहल में था, 3 to 1। कंसेप्ट कोई इसमें अलग से नया नहीं है, सारे ऑर्डर आप उसी तरह से बना सकते हैं। 3 to 1 टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी वाली जो एल्कीन बनेगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगी। हाँ, अगर एग्ज़ाम में RF, RCl, RBr, RI लिख के ऑर्डर पूछा जाए तो आप जानते हैं इसमें R सेम है, इसलिए हम लोग आयोडीन को आसानी से हटा लेते हैं। इसके हिसाब से ऑर्डर ये बनेगा। बाकी कुछ और ऑर्डर हमने लिखवाए थे, उनको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। एलिमिनेशन का ऑर्डर, इसके अलावा ये वाला बीटा वाला पोजीशन आपको अच्छे से याद है। इसके हिसाब से ये कार्बन बीटा है जिसमें विट्राइंग ग्रुप है, इसका आसानी से होगा। इसके बाद हम अल्फ़ा वाला लिख सकते हैं। तो रिएक्शन अलग से नहीं, बिल्कुल वही ऑर्डर है जो पिछली बार था, पिछले वाले में था। जैसे डिहाइड्रेशन में था वही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें इसमें हैलोजन है, वहाँ पर एल्कोहल था। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑर्डर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिमार्क की बात करेंगे हम, नोट लिखेंगे यहाँ पे। असल में सेडजेफ के बाद एक नाम आता है हॉफमैन रूल का। हॉफमैन रूल, ये देखिए क्या होता है हॉफमैन रूल। तो अगर बेस बहुत ही बड़े साइज़ का है, बेस अगर बड़े साइज़ का है, जैसे अभी हमने अल्कोहलिक एवेज का इस्तेमाल किया था, अगर बेस बहुत बड़े साइज़ का है, उस केस में जो माइनर प्रोडक्ट बनता है वो मेज़र हो जाता है। तो चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ सीधे। CH3 CH2 CHBr CH3, इसको ध्यान रखिए। अगर इसमें बेस बड़े साइज़ का हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, CH3 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 O माइनस, अगर ऐसा बेस है, वैसे यहाँ K+ भी होता है, इसको हम पढ़ते हैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें हिंड्रेंस है बहुत ज़्यादा इसका ग्रुप के अंदर, और बहुत ही बड़े साइज़ का बेस है। इसको हम लार्ज बेस कह सकते हैं, बिग बेस कह सकते हैं। और इसका काम होता है कि बीटा पोजीशन से, मतलब यहाँ से और यहाँ से देखना कि कहाँ से हाइड्रोजन आसानी से हटेगा। तो चूँकि ये बड़े साइज़ का है तो ये वहाँ से हटाता है हाइड्रोजन जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है। यानी इस केस में यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस देखा जाए तो ज़्यादा है, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है क्योंकि किनारे पे लगा है। तो वास्तव में इसका मेजर प्रोडक्ट इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के बनता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखिए, ब्यूट 2 इन नहीं बल्कि ब्यूट 1 इन हो जाएगा। इसको हॉफमैन रूल का नाम देते हैं। तो हॉफमैन रूल हमेशा नहीं अप्लाई होता। हॉफमैन रूल अप्लाई होता है जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ना कहिए बल्कि बिग साइज़ का बेस यूज़ करते हैं। इस केस में हाइड्रोजन हटता है वहाँ से जहाँ पे उसकी संख्या ज़्यादा होती है कह सकते हैं, या जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है। तो ध्यान रखिए ये बिल्कुल सेडजेफ के विपरीत है। अगर हम एल्कोहलिक एवेज इस्तेमाल करते हैं तो ब्यूट 2 इन नो डाउट बनाते हैं मेजर, लेकिन अगर हॉफमैन रूल की बात किया जाए, अगर लार्ज बेस का इस्तेमाल किया जाए तो उस केस में हाइड्रोजन वहाँ से हटता है जहाँ उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन नहीं बल्कि ब्यूट 1 इन हो जाएगा। अब फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, एलिमिनेशन की तुलना सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। एलिमिनेशन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा एनसीईआरटी लेके चलूँगा। ये टॉपिक एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है। असल में कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगी या नहीं होगी, हो सकता है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का बना देते हैं और आ जाता है एलिमिनेशन। तो वास्तव में आपको एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है, ये कैसे तय करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देख लेते हैं हम लोग। तो पहले एक एक करके हम फैक्टर्स बताते हैं, कब आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर अल्कोहलिक KOH दिया जाता है, मतलब कोई भी बेस दिया जाए अल्कोहल के अंदर, बेस इन अल्कोहल, अगर अल्कोहल सॉल्वेंट है, इस केस में ध्यान रखिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको बनाना है। प्रीफर करेंगे KOH हो, NaOH हो, NaNH2 हो, KNH2 हो, लेकिन ये अल्कोहल के सोल्यूशन में हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको प्रीफर करना है। अगर बाय चांस एक्वस KOH दिया जाता है, एक्वस NaOH दिया जाता है इस तरह का, तो इसमें ध्यान रखिए इस केस में SN प्रोडक्ट को प्रीफर करना है। तो इन दोनों के मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। CH3 CH2 Br, और दोनों को एक साथ में लिख रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए अल्कोहलिक KOH दिया जाता है तो क्या करेंगे आप, और एक्वस KOH दिया जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए दोनों में सॉल्वेंट का फ़र्क है, इसमें अल्कोहलिक है, इसमें एक्वस है। अल्कोहल के अंदर ये बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है, एलिमिनेशन करेगा, यहाँ पर E हमने लिख दिया, एलिमिनेशन को प्रीफर करिए। और एक्वस में SN को प्रीफर करना है। SN का मतलब होता है Br हटेगा, OH लग जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2OH, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ ध्यान रखिए, इसमें एल्किलाइड किसी भी तरह का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एल्किलाइड प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, आपको ये वाला काम करना है। अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन करना है, और एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहली बात, ये एल्किलाइड से नहीं तय होता है अगर ये आपको रिएजेंट दिए जाते हैं तो। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और रिएजेंट हो, कोई दूसरा रिएजेंट हो डिफरेंट टाइप का, तो क्या करेंगे वो देखिए। in presence of other reagents, अगर कोई दूसरा रिएजेंट हो, देखिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तीन तरह के एल्किलाइड हो सकता है। एल्किलाइड से हम लोग तय करते हैं। तो देखिए अगर आपको याद हो, एलिमिनेशन आज पढ़ के आ रहे हैं, एलिमिनेशन आज के लेक्चर में पढ़ा है आपने, तो एलिमिनेशन का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कोई दूसरा रिएजेंट हो, टर्शरी अगर एल्किलाइड है तो उसमें आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट को प्रीफर करना है, और अगर प्राइमरी है तो इसमें SN प्रोडक्ट को आपको प्रीफर करना है। याद रखिए मैंने ऐसा कहा था, ये अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के अलावा कुछ और दिया जाए तब की बात कर रहा हूँ। टर्शरी हो तो आप एलिमिनेशन को प्रीफर करिए, और अगर प्राइमरी है तो SN को। लेकिन आपको बताएं सेकेंडरी में दोनों चांस रहते हैं, सेकेंडरी में एलिमिनेशन भी होता है और SN दोनों होता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ। याद रखिए एग्जांपल NCERT का है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, एग्जाम में आपके आ सकता है। देखिएगा ध्यान से, CH3 CH Br CH3 सेकेंडरी आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें कब हम एलिमिनेशन करेंगे, कब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। CH2 CH3, यानी हमने अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ और इस्तेमाल किया है, और एक और एजेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए टर्शरी ब्यूटाक्साइड, ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों है। तो सेकेंडरी के केस में आपको देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी के केस में हमको क्या करना चाहिए। देखिए हम आपको बता ही चुके हैं,
एल्किल हैलाइड की बात हम कर रहे हैं कि टर्शरी हो तो आप एलिमिनेशन प्रीफर करिएगा, प्राइमरी हो तो एसएन प्रीफर करिएगा। सेकेंडरी केस में बता रहा हूँ, सेकेंडरी केस में देखना पड़ता है कि हमको बेस या न्यूक्लियोफाइल कैसा दिया है, उसका साइज़ कैसा दिया है, शेप कैसा दिया, वो डिसाइड करता है। तो देखिए ये भी, इसको बेस या न्यूक्लियोफाइल जो भी कहिए, बेस या न्यूक्लियोफाइल दोनों है ये। सेकेंडरी केस में अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस छोटे साइज़ का हो तो छोटे साइज़ का होने की वजह से यहाँ जाके ये अटैच हो सकता है, जगह इसको मिल जाएगी, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी Br माइनस हटेगा और ये माइनस लग जाएगा। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि SN रिएक्शन हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा CH3 CH OCH2 CH3 CH3 और प्लस यहाँ से निकल जाएगा Br माइनस। तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, इसको कहने को बेस भी आप कह सकते हैं, बट ये छोटे साइज़ का है, ये सेकेंडरी वाले कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है क्योंकि इसके टूटने से ये बॉन्ड पोलर होगा, यहाँ प्लस होगा, आके अटैच कर जाएगा। तो ये एसएन रिएक्शन हो गया। लेकिन ये बड़े साइज़ का है, बड़े साइज़ का होने की वजह से आप जानते हैं इस कार्बन पे ये जाएगा तो क्राउडिंग बहुत हो जाएगी। तो क्राउडिंग होने की वजह से ये जाकर अटैच नहीं हो पाता, अटैच ना होकर जानते हैं इसमें बगल से H+ को निकाल कर ये कैप्चर कर लेता है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल का नहीं बल्कि बेस का काम करता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है भी, 3+I वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से ये कट जाता है और कट के Br माइनस हट जाएगा और यहाँ से निकल जाता है H+ हटेगा तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे हम एलिमिनेशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला जुला के जो रिजल्ट है बताने वाला हूँ। सेकेंडरी के केस में क्या करना है, अगर न्यूक्लियोफाइल छोटे साइज़ का है, बेस छोटे साइज़ का है, तो आप SN के द्वारा रिएक्शन पूरा करिए, Br को हटाइए, इस ग्रुप को लाके अटैच कर दीजिए, रिप्लेसमेंट करना है। लेकिन अगर ये बड़े साइज़ का हो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, +I बहुत ज़्यादा इसमें काम करेगा, तो ये जाके आपको सोचिए कि यहाँ पे जाके अटैच कैसे होगा, क्राउडिंग है, इसलिए ये अटैच नहीं होता बल्कि इसमें से बाहर निकाल देता है बगल से H+। यहाँ से एक H+ आके यहाँ लग जाएगा और बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, जो कि एलिमिनेशन है। ये प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पर एलिमिनेशन। तो ये ध्यान देना है आपको। फाइनली सेकेंडरी के केस में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों होते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल छोटा हो तो आप सब्स्टिट्यूशन करिए, और अगर बड़ा हो न्यूक्लियोफाइल या बेस बड़ा हो तो उस केस में एलिमिनेशन करिए, क्योंकि ये अटैच नहीं होगा, डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा। तो ये रही दो रिएक्शंस, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन। अगले वीडियो लेक्चर में बहुत ही फेमस टॉपिक में लेके आने वाला हूँ आपके लिए, जो कि एकदम आपके लिए नया होगा, बताऊँगा नहीं कि टॉपिक कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।